नमस्कार, हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है। हम पहुँचे हैं आज गांव खेदड़ में, और खेदड़ में पिछले लगभग 2 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं राखी को लेकर गांव वालों का धरना प्रदर्शन चला हुआ है। और यहाँ पर अभी तक ना तो सरकार ने कोई सुध ली है, ना कोई ऐसा भाई नेता या फिर कोई बड़ा आदमी जो इनकी इस समस्या का कोई समाधान करे, उसके लिए यहाँ पर कोई आया है। तो इसमें फिर गांव वालों ने अपना धरना प्रदर्शन लगातार 2 महीने से ज़्यादा चला रहे हैं। तो उनसे बात करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं, और क्या उनकी आगे की नीतियाँ हैं। आपका नाम जी? मैं जोगीराम खेदड़, हमारी संघर्ष समिति है जो उसका एक सदस्य हूँ। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये धरना जो है 72वें दिन में जा चुका है, और सरकार जो है इसमें संवेदनशील नहीं है। वो किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब भी कोई बात उनसे करते हैं तो उनके बीच में किसी दूसरी बात का लकुना लगा देते हैं। ये राखी का जो उठान है, ये सारा टोटल गौशाला के लिए हमने किया था। सारे गांव ने सामूहिक तौर पर मिलके किया था, और जितना ही पैसा था वो गौशाला में गौओं के ऊपर लगा रहे थे। पिछले 72 दिन से जो है गौओं का चारा पानी सब बंद है, क्योंकि सरकार ने उसकी राखी का उठान बंद कर दिया, और हमारे पास गौशाला के लिए कोई ज़मीन जायदाद एक्स्ट्रा नहीं है। तो हम सभी साथी जो है ना, बार बार यहाँ अपना धरना लगातार चलता है। प्रदर्शन जब कभी साथी इकट्ठे होते हैं, सारे बाहर के साथियों को बुलाते हैं तो हम प्रदर्शन करते हैं। आने वाली 30 तारीख को भी एक महापंचायत बुलाई गई है। उस महापंचायत में आगे की रणनीति और उस पर काम आगे किया जाएगा। जैसे सरकार की नीति लग रही है, सरकार किसी प्रकार से इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, और उसने गौओं का जो चारा है, जो सरकार गऊ का नाम लेके सत्ता में आई है और उन्हीं गौओं का वो चारा छीन रही है, तो उससे ये भी स्पष्ट होता है कि ये लोग न सिर्फ असंवेदनशील हैं बल्कि उसके साथ साथ झूठ भी बोलते हैं। और सभी साथी जो संघर्ष कमेटी के हैं, हमारे 7 दिन से 3 साथी आमरण अनशन पर हैं। नौजवान बच्चे हैं, हमें इनकी भी चिंता रहती है, और सरकार को चाहिए कि बच्चों का ध्यान रखते हुए, गौशाला का ध्यान रखते हुए जो मांगे हैं, बड़ी वाजिब सी मांगे हैं। कोई यूँ नहीं है कि भाई कोई ऐसी मांग हो जिसको माना ना जाए। सरकार जो टेंडर दे रही है, 150 रुपये का टेंडर रख के किसी को 10 रुपये में दे रही है, तो सीधा सा है कि सरकार उसमें कोई गालमेल कर रही है। और हमने उनको ये भी कहा था कि आप 11 रुपये में गौशाला को टेंडर दे दो, वो टेंडर हमें भी नहीं दे रही। भाई हम जो तुम्हारे 10 रुपये जो सरकार के वो भी भरेंगे, 1 रुपया फालतू देंगे, सालाना 1 रुपया बढ़ाते रहो आप, हम वो भरते रहेंगे और गौशाला का काम चलता रहेगा। वो इस पर भी एग्री नहीं है। और बाकी जो गांव की सामूहिक मांगें, जब से थर्मल लगा था तब से मांगें काफ़ी हैं, जिसमें हमारे 4 बच्चों का हादसा हुआ था, जो कुछ गुजर गए थे, कि कुछ को चोटें आई थी। उन बच्चों की मांग है कि उनको एक सरकारी नौकरी चाहिए थी, और उनकी जो कंपनसेशन जो भत्ता दिया गया था उसमें 2.5 लाख रुपए उनके बकाया हैं। और कुछ साथी हैं जो पुराने टाइम में थर्मल के ज़मीनें गई थी उसके हिसाब से नौकरी पर लगने चाहिए थे, उनका भी काम अभी तक पेंडिंग है। कुछ साथी लगे थे, लेकिन बाकी लोगों को रोक दिया गया था, उन्होंने सभी नहीं लगाए। एक बस विशेष कैटेगरी बना के सिर्फ वहीं तक के लोगों को उन्होंने रोक दिया था। उसके बाद गांव को डायरेक्ट 24 घंटे बिजली और कंपनसेशन पे बिजली देने की बात हुई थी, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी इसका यहाँ शिलान्यास करने आए थे। तो वो भी हमारे गांव को रियायत की तो बात दूर है, 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। हमको आधा टाइम 8-9 घंटे बिजली मिलती है, और खेतों की लाइन में तो और भी कमी आई हुई है। खेतों में जो ट्यूबवेल वगैरह हैं उनके अंदर भी काफ़ी कमी आई हुई है। और उसके बाद जो पोल्यूशन से, इसके राखी के उठान से, उसके पानी से जो ज़मीनें ख़राब हो रही हैं, पोल्यूशन से जो लोगों का, पशुओं का स्वास्थ्य ख़राब हो रहा है, उसके लिए जो मेडिकल एड चाहिए, बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पर जो हम शोर करते हैं तो कोई कैंप लगा देते हैं कि दवाइयाँ बांट रहे हैं, लेकिन आदमियों के लिए कोई हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी की बिल्डिंग का निर्माण करना था, उन्होंने वो नहीं किया है। और बाकी हमारे पीने के पानी के लिए हमने थर्मल के प्लांट का एक चैनल यूज़ करने की बात की थी, कि जिससे आपका पानी आता है उसी से महकमा हमें पानी दे देगा। हमारे 2 पावर के वाटर सप्लाई के वो हैं टैंक हैं, उनके पानी की ज़रूरत रहती है। तो उन्होंने वो एक छोटा सा काम था, उसको भी अभी तक सहयोग नहीं दिया है, उसको भी उन्होंने पूरा नहीं किया। कभी ये डिपार्टमेंट कुछ बोलता है, दूसरा कुछ बोलता है, उसमें 2-3 डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन तीनों ही सरकारी डिपार्टमेंट। तो वो चैनल यूज़ करने के लिए भी यहाँ चीफ हम भी भर देते हैं, तो कोई डिपार्टमेंट उसमें अड़ंगा लगा देता है, तो वो भी नहीं किया है। काफ़ी मांगे हैं,
उन मांगों के तहत भी हम चाह रहे हैं कि भाई सरकार उन मांगों को भी माने, और मुख्य रूप से जो राखी का है, राखी का उठान है, गौशाला का जो देख रेख के लिए, खर्चे के लिए पैसे की ज़रूरत है, उसके लिए हमें राखी उठाने की परमिशन दे। हमारा मेन मुद्दा ये। अभी 72 दिन से आप बता रहे हो आपका प्रदर्शन चला हुआ है, तो कोई नेता या फिर कोई बड़ा मंत्री आपके यहाँ पहुँचा हो? हमारे यहाँ धरने पर तो कोई सरकार का आदमी नहीं आया है। वैसे बीच बीच में जब कभी भी थोड़ा बहुत उनको लगता है कि बात करनी चाहिए, तो एक बार मैडम डीसी आए थे, गांव के लोग 2 बार चंडीगढ़ गए थे, 2-3 बार मुख्यमंत्री जी हिसार आए थे, तब भी उनसे मिले थे। हम कोशिश करते रहते हैं कि किसी के माध्यम से कोई कहीं बात बन जाए। हम वार्तालाप को जारी रखते हैं। वे जो भी कोई साथी कहता है कि मेरा फलाना मंत्री एमएलए जानकार है, तो हम उसके माध्यम से मिलने की कोशिश करते हैं। हमने बिजली मंत्री से भी बातचीत की थी। वहाँ पर सेक्रेटरी हैं पावर एंड फाइनेंस मिस्टर पीके दास, वो भी मौजूद थे, और हमारे यहाँ इसके पावर के एमडी हैं मोहम्मद शाहीन, वो भी मौजूद थे। उनसे बात की थी, काफ़ी लंबी वार्तालाप हुई, लेकिन वो राखी के उठान को मान नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि हम राखी नहीं उठाने दे सकते। आपका नाम जी? रिमन। आपका क्या कहना है जी? कहना देखिए यही, पिछले 72 दिन से पूरा गांव बैठा है और प्रत्येक संगठन का, प्रत्येक विपक्षी पार्टी का साथ और समर्थन धरने को मिला, और हमारे 3 भाई पिछले लगभग 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि जिस गाय का नारा देकर के सत्ता में आई थी, उस गाय के लिए आज 3 साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका जीवन जो है वो दांव के ऊपर लगा हुआ है। उनको कुछ न कुछ सुध लेनी चाहिए, और सुध लेकर के जल्दी से जल्दी इसका निपटान करना चाहिए, वरना आने वाली 30 तारीख को खेदड़ के अंदर वो महापंचायत होगी जिसके अंदर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न संगठन, चाहे वो किसानों के संगठन हो, चाहे छात्र संगठन हो, या फिर कोई भी सामाजिक संगठन हो, जिसके अंदर भागीदारी दिखाएंगे और कोई ना कोई बड़ा फैसला लेने का काम ये गाँव खेदड़ करेगा। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने जो मेन गेट को बंद किया था, उसके बाद भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई कि भाई आप लोगों से बात की जाए? देखिए, बात गांव की कमेटी ने बात एक बार की थी, लेकिन वो बात सिरे नहीं चढ़ी जिस तरीके से चढ़नी चाहिए थी, और जो मांगे हम लेकर के बैठे हैं उन मांगों को लेकर के वो बात सिरे नहीं चढ़ी। एक मीटिंग हुई थी, लेकिन उस दौरान 30 तारीख से लेकर के आज लगभग 26 तारीख है, 26 तारीख तक एक मीटिंग के अलावा कोई मीटिंग नहीं हुई। तो आगे की मतलब ऐसी और कौन सी नीतियाँ या फिर आपके फैसले होंगे? रणनीति यही है, 30 तारीख की महापंचायत में अगर किसान आंदोलन के दौरान जिस तरीके से दिल्ली के चारों बॉर्डर को घेरा था, उसी तरीके से यदि प्लांट को भी चारों ओर से घेरना पड़ गया, वो कमेटी का जो फैसला होगा और आने वाले संगठन मिलकर के जो फैसला लेंगे, उस फैसले के ऊपर फूल चढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। आपका नाम जी? परम प्रकाश। आप बताइए जी, जो 72 दिन से आप लोग देखो सुबह आते हो, शाम तक काम भी छोड़ते हो और बच्चों को भी छोड़ के आते हो, तो कितनी परेशानी हो रही होगी? परेशानी तो सारी है, जब हमें हर चीज़ की परेशानी है। ये खर्च होने लगा है, लोग यहाँ सुबह से आते हैं, भूखे बाने बैठे रहते हैं, लेकिन ये सरकार अहंकारी है, इसमें कोई समाधान की कोई मतलब नहीं है। सारा धरने लगे रहे हैं, इन्होंने बैठने से मतलब है, कोई समाधान निकालने का इनका कोई मकसद नहीं है। लेकिन हमारी मजबूरी है, हम तो गौशाला जब इसकी राखी का उठान नहीं हो रहा था, तो प्रशासन ने गांव का सहयोग मांगा था, हमने सहयोग कराया, राखी का उठान कराया। इसके पैसे हमने कुछ मिलने लगे, हमने मशीन वगैरह टेक ली, तो उससे हमने पैसे लगाने के लिए गौशाला का प्रबंध कर दिया। गौशाला का प्रबंध इसी से चले जा रहा, कोई ज़मीन जमान गौशाला के पास थी नहीं, जिस पर 8-10 करोड़ रुपये हमने खर्च भी करे हैं। तो आज इसने राखी का एकदम से बंद कर दिया, सारा गोलमाल है। वो इसका कहीं से टेंडर नहीं हुआ, लेकिन कह रहे हैं बार टेंडर हो गया, लेकिन 100-150 रुपये पर टन के हिसाब से इन्हें टेंडर निकाला। इसका फिर 10 रुपये के हिसाब से टेंडर दिया गया, कह रहे हैं दिया गया। भाई हम भी मांग कर रहे हैं, भाई आप 10 रुपये दो, कैंसिल करो, हमारे से ले लो पैसे। अगर सरकार को इतनी कमी है पैसे की 4-5 करोड़ की, तो हम दे देंगे 10-11 रुपये टन के। तो आप हमारे को टेंडर नहीं मिल रहा, तो सरकार हठधर्मी कर रही है। तो आपके मिली जुले आदमी जो उनके मिली भगत के हिसाब से मतलब वो अपने आदमियों को टेंडर दे रहे हैं, भाई इसके अंदर पूरा गोलमाल हो जाए, इनकी जेबें भरी जाए। ये अपनी जेबें भरने के लिए
सब ये कर रखे हैं हमको, हमारे को 72 दिन से यहाँ बिठा रखे है, कोई हमारी सूद नहीं ली, बार बार जाते हैं कोई किसी ने कोई मतलब नहीं, बस बढ़िया बात बढ़ जाते भाई आपको ये नहीं करने देंगे, आपको ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, और क्या करें हम, कहाँ जाएं। अब जैसे ये चल रहा है जी, और सरकार देखो अभी तक 72 दिनों में कुछ नहीं सुना उन्होंने, तो ऐसा क्या है कि भाई सरकार मतलब हर धरने पे ही बैठ के, या फिर धरने से ही सरकार क्यों मानती है, या फिर इतना लंबा टाइम क्यों ले रही है जी? दरअसल अगर इसको ज़्यादा ध्यान से हम देखें ना, तो हर धरने की आड़ में और हर एजिटेशन की आड़ में सरकार अपने काम करती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में हम बात करें, आज मान लो महाराष्ट्र सरकार का ज़्यादा जिक्र है, तो इसकी आड़ में एक दो संस्थाएं ये बेच देंगे, किसी दूसरे सेठ को ट्रांसफ़र कर देते हैं, लोगों का ध्यान दूसरी तरफ होता है। मतलब सीधा सा मोटिव ये हो गया कि भाई हम दिखाते कुछ और हैं और नीचे से कुछ और निकाल देते हैं। सरकार की नीति ये है, पता नहीं, हमें आज तक समझ में नहीं आ रहा है, देशभक्ति का नारा लगाने वाली ये सरकार देश को कमज़ोर करने पर क्यों लगी हुई है। इन्होंने जब कभी भी कोई बात मानी, जैसे किसान मजदूर एजिटेशन था, उसमें 13 महीने लोग वहाँ बॉर्डर पर बैठे रहे, बॉर्डर पर इन्होंने खुद नहीं वहाँ किले गाड़ दी का किसान ऐसे कर रहे हैं, किसान वैसे कर रहे हैं, उन्होंने अपने खुद ने रास्ते बंद किए, किसानों और मज़दूरों को बदनाम करने की कोशिश की, फिर 13 महीने बाद उसी बात को उन्होंने मान लिया। तो उसकी आड़ में बहुत से संस्थान थे जो इन्होंने बेच दिए हैं, दूसरे लोगों को दे दिए हैं। और अब तो FDI के तहत है ना, जो 85% FDI किया है, सभी साथी इसको कम जानते हैं कि जो भी चीज़ हमारे यहाँ बन रही है या उसके जो शेयर हैं वो दूसरे देशों को जा सकते हैं। 85% में हिंदुस्तान का FDI का बहुत सा जो प्रोजेक्ट हैं, बहुत से प्रोजेक्ट वो दूसरे देशों के ने उनके शेयर उठा रखे हैं। कल को वो मालिक होंगे, जब वो 50% से ऊपर वो चले जाएंगे, तो आप 15% के मालिक हो, तो आपको कौन उसकी कमांड देगा। तो ये सरकार जो है ना, सारे संस्थानों को बेचने पर लगी हुई है। और क्यों लगी हुई है, ये तो देखो हाई लेवल की बातें हैं, इसमें तो जो खुफिया विभाग है और हैं वो सभी इसकी जानकारी करें कि ऐसा इन्होंने देश के साथ क्या दुश्मनी है कि जो सारे संस्थान ये बेच रहे हैं। अब रेलवे है वो बेच दिया, एयर है वो बेच दिया, तो बच्चों को एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगा, रोज़गार कहाँ होगा। जब आपका सरकारी संस्थान है नहीं तो उसमें रोज़गार क्या होगा, वो तो प्राइवेट हो गया। प्राइवेट में भी आपने औने पौने दामों दे रखा है, फिर वो लोग अपना जो है ना, वो जो उनके अपना शेयर है वो मार्केट में निकाल देते हैं। और वो जो वर्ल्ड लेवल पर जो FDI है वो सारा जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTA है उसके तहत चला जाता है। दूसरे जब काफ़ी चीज़ों पर चाइना का है ना, कई % शेयर जो है हिंदुस्तान में आ चुका है। यहाँ तो ये गाड़ियाँ देंगे, लड़ी मत खरीदो, फलान मत खरीदो। और ये खुद एक जो पटेल जी की मूर्ति थी 3200 करोड़ की, वो खुद वहाँ से बनवा के लाए। तो ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। लोगों का ध्यान बांटने का, मैं तो ये मानता हूँ कि जितने लंबे प्रदर्शन इन्होंने चलाए हैं, लोगों का ध्यान बांटा है और उसके तहत है ना, वहाँ के जो संस्थान थे वो बेच दिए। सरकार की जो ये वाली नीति है जी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, इस सरकार ने 7 साल हुए आए हुए, और 7 साल में लगभग 70 डिपार्टमेंट को इसने बेच दिया। चाहे रेलवे की बात करा, पीछे 2018 के अंदर एजुकेशन रोडवेज वाले चला रहे थे, उससे पहले PTI टीचर्स लगभग 1.5 साल से धरने के ऊपर बैठे हैं, ड्राइंग टीचर धरने के ऊपर बैठे हैं, मॉडल संस्कृति के नाम पर स्कूल प्राइवेट इन्होंने कर दिए। तो डिपार्टमेंट तो हर एक बेचने का काम किया ही किया है। उसके तहत साथ में अभी जो इन्होंने एक योजना चलाई थी, कौशल रोजगार योजना, जिसके तहत इन्होंने स्कूल के अंदर भी उन बच्चों को लेना शुरू कर दिया था जिन्होंने प्राइवेट स्कूल के अंदर, जिनका थोड़ा मोटा अनुभव है। पहले हम एक टेट की प्रक्रिया से होकर के गुजरते थे, तो हमारी शिक्षा थी, जो एजुकेशन थी, वो मजबूत थी। अब धर्म के नाम पर भिड़ा करके, जगह जगह धरने लगवा करके, ये सरकार उन लोगों को शिक्षा से दूर धीरे धीरे करना चाहती है, क्योंकि सरकार को अच्छे से पता है किस तरीके से शिक्षा जो है वो एक तरीके से जागरूकता लेकर के आती है, जागरूकता लेकर के आती है, मजबूत स्तंभ है। चारों ओर से मतलब क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसकी परख उससे होती है। लेकिन हर एक डिपार्टमेंट को कमज़ोर करके, एजुकेशन को कमज़ोर करके, हर एक इंसान की आंखों पर पट्टी बांधना, ये चाहे धर्म की आड़ में कह लीजिए, या फिर पीछे मुद्दा चला हरियाणा पंजाब को भिड़ाया तो SYL लेके आ गई, पाकिस्तान भारत को भिड़ाया तो धर्म का मुद्दा इन्होंने बीच में लेकर के आ दिया। तो धरने पर बैठाना, और इसकी आड़ में 7 साल में इन्होंने जितने काम किए हैं
लगभग सारे के सारे ऐसे काम रही है जिससे आम आदमी सहमत नहीं है। जब इन्होंने तीनों कानून वापस लिए तो इन्होंने कहा कि हम देश की जनता को समझा नहीं पाए। अग्निपथ जैसी योजना लेकर के आ गए। ये सरकार कानून भी वो लेकर के आती है जो इनके नेता ही आम जनता को समझा नहीं पाते। अगर कानून ही ऐसे है कि इनके नेता या इनके जो उम्मीदवार या इनके जो कैंडिडेट है वो आम जनता को समझा नहीं पाते, तो फिर वो कानून कैसे हैं जो खुद पार्टी की समझ में नहीं आते, खुद सरकार की समझ में नहीं आते, खुद मुखिया की समझ में नहीं आते और लोगों के ऊपर थोपती चली जा रही है। सरकार से आप क्या निवेदन या फिर मान लीजिए भाई प्रार्थना या फिर कह लीजिए भाई हम चुनौती दे रहे हैं, तो अगर देखो 72 दिन से तो इन्होंने अभी तक नहीं माना है, तो आगे की नीति के लिए 30 तारीख को महापंचायत है, उसमें फैसला लिया जाएगा और उसमें हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे आमरण अनशन पर है, इनके स्वास्थ्य को किसी प्रकार का नुकसान होता है या फिर उस महापंचायत के दौरान किसी प्रकार का जान माल का नुकसान होता है तो उसकी सरकार जिम्मेवार होगी। क्योंकि हम उनसे प्रार्थना करते करते हमने लगभग 2.5 महीने हो गए हैं, सरकार ने उस बात पर गौर नहीं किया। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आमरण अनशन पर हैं और इनके स्वास्थ्य का हमें बहुत चिंता है और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, सभी काम एकदम से नहीं होते हैं, लेकिन आप जो हमने आपसे बात रखी है, अगर कल तक हमने उनको ये तक भी कहा कि टेंडर जब होगा, किसी को टेंडर अलॉट नहीं हुआ है, टेंडर अलॉट होगा या आगे कोई प्रक्रिया होगी तब तक भी हमें ये काम चालू रखने दो। उनके एमडी ने ये कहा कि हम तो इसकी क्योंकि ज़्यादा राखी इकट्ठी हो जाती है तो पेनल्टी लगती है प्लांट को, बोला हम तो पेनल्टी भर लेंगे, हम राखी नहीं उठाने देंगे। तो ये सरकार की जिद है और सरकार को अपनी ये जिम्मेवारी समझनी चाहिए। और जब बाहर से साथी आते हैं, काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें किसी प्रकार का कुछ भी हो सकता है, तो उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। तो हम भी सरकार से यही नम्र निवेदन करेंगे, जल्दी से जल्दी इस गांव की समस्या का समाधान करें। और आपको दिखा देते हैं पिछले लगभग 5 दिनों से आमरण अनशन पर जो किसान कह लीजिए, गांव के लोग कह लीजिए, बैठे हुए हैं। आपका नाम जी? देवेंद्र कुमार भाई। कितने दिन हो गए जी आपको जी? हमारा 5वां दिन है। अच्छा जी, तो आपका कब तक का ये, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। तो अभी तक कोई ऐसा आया है या फिर किसी ने आपको पूछा है भाई क्यों या फिर किस लिए आप बैठे? ना अभी तक हमारे पास सरकार का प्रशासन का कोई मैसेज नहीं आया और राखी टेंडर करवाने के लिए हम बैठे हैं। अभी तक सरकार का कोई मैसेज नहीं आया। आपका नाम? सचिन। हाँ, क्या कहते हो आप? टेंडर तो होना चाहिए भाई, एक के मांग है गौ। आपका नाम जी? मेरा नाम रेलू भाई साहब। आप क्या कहेंगे जी? पिछले 5 दिनों से तो आप बैठे हो और 72 दिनों से आपके गांव के लोग बैठे हुए हैं धरने पे, तो अभी तक ना तो सरकार ने सुध ली है ना कोई आपको पूछने के लिए आया। भैया इस सरकार के तो बिल्कुल कान बंद हो रहे, यह सरकार तो बिल्कुल सुनती नहीं। आप किसी फील्ड में देख लो, सभी फील्ड में धरने चल रहे। ये सरकार तो एक गूंगी बहरी है। इसी सरकार के कान और आँख खोलने के लिए हम आमरण अनशन पर बैठे हैं और हमारी तो सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द भाई सल्यूशन कर दे। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, हम जब तक आमरण अनशन पर बैठे, जो भी 30 तारीख की हमारे यहाँ पर महापंचायत है, जो भी निर्णय लेगी कमेटी वो निर्णय लेगी भैया की। आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, आपसे रिक्वेस्ट भी है भाई, 30 तारीख को महापंचायत में हमारा सहयोग करें और जितने भी आपके दर्शक हैं सहयोग सबको बुलाने की कोशिश करें यहाँ। देखिए पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और 72 दिनों से गांव का धरना प्रदर्शन चल रहा है और अब तक कोई ऐसी सूद लेने वाला सरकार की तरफ से या इनकी समस्या का समाधान के लिए नहीं आया है। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से सरकार से गुजारिश करते हैं इन लोगों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें और इनको अपने इस प्रदर्शन से उठाए या फिर इससे मुक्त करे। मैं हनीफ अपने साथी कैमरामैन अजरुद्दीन के साथ आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।